शुरू वादाहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना शाशम्स की हदूद में। एक ऐसा दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहां एक शख्स ने अपने ही दोस्त को कत्ल करके, और कत्ल से पहले वो उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है। और सिर्फ तशद्दुद का निशाना ही नहीं बनाता बल्कि इस तशद्दुद करते हुए उसकी वीडियो बनाता है। और वो अलल ऐलान कह रहा होता है कि मैं रियासत से बढ़कर हूँ, मैं रियासत से बड़ा हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और वो यहीं नहीं रुकता बल्कि एक आहनी जो हथियार होता है उसके वार से वो उसको कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद एक कंबल में लपेटकर एक ड्रम में उसकी लाश डालता है और उस लाश को आग लगा देता है। और यहाँ मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उसकी शनाख्त मिटाना था, क्योंकि वो शख्स जब उसको जलाकर उसको एक गड्ढे में दफन कर देता है तो 4 दिन के बाद जाकर वो ख़ुद बताता है लवाहिकीन को कि मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ ये जुल्म कर दिया है और अब मुझे माफ़ कर दो। सारा वाक़या क्या था, मामला क्या था, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो सज्जाद साहब हैं, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं और जो मकतूल हैं उनके बहनोई भी हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर सारा वाक़या क्या था। अगर केस की बात की जाए तो सैफुल माशूक जो कत्ल केस है उसमें कत्ल करने वाला शख्स वो उसका दोस्त था, उसका राजदार था, और उसके साथ रोज़ाना उठना बैठना, और कहा जाता है कि जो वो काम वो सैफुल माशूक करता था वही उसका वो दोस्त भी काम करता था, जिसकी वजह से रोज़ाना आना जाना होता था, रोज़ाना खाना पीना होता था। तो आखिर ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसा क्या मामला हुआ जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क़यामत इन पर ढा दी गई। तो इस केस के मुद्दई मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, क्या कहेंगे, क्या ऐसा वाक़या था, क्या मामला था कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क़यामत आपके ये घराने पर गुजरी? भाई ने जरा अली रज़ा है ना जै कत्ल किया है, ये ਉਹਦਾ दोस्त बन गए 5-4 महीने च। ਉਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20/5/2024 ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਵਾਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰੀਏ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਲਾ ਗਈ। ਵੱਲ ਆਏ दो दोस्तों बहन, एक वसीम, एक भी होता अपने भाई को साथ लेके आए, एक अपने भाई को, हाँ। एक दूसरा भी है अच्छा सैमी, उन्होंने नाल ला के आए, उन वाल कंबल लपेट के बाहर कर देने, ड्राम में पा के उन जला देता गया, वाल खड्डा खाड़ के उन दफन कर देता गया। अच्छा सज्जाद साहब, आपको कैसे पता चलता है ये सारे मामले का, किस तरीके से आप पुलिस को इत्तला करते हैं? इसने भाईजान वीडियो बनाई अली रज़ा ने, ठीक है, ये ले पकड़ी जाए, सारी वीडियो दिखाई। अच्छा, मतलब वो जख्मी सब हालत जो जी, उसने जुल्म किया, हाँ, सारी वो वीडियो अपने बनी। ही जुल्म की, उसने खुद वीडियो बनाई। हाँ जी, वीडियो बनाई बकायदा, सारे को हानि वीडियो है। उस बकायदा वीडियो बनाई, जिले जख्मी किया सी वो वीडियो बनी है, जिले साड़े सी वो वीडियो है, जिले खड्डा खाट के इस विच सटे सी कंबल लपेट के वल दफना रहे, सारी वीडियो बनी है। नहीं तो सियासत क्या वजह बनी कि मतलब उसने ये इतना बड़ा जुर्म किया? तो वो क्या, जब आपकी कोई बातचीत हुई उससे, कोई आपके असल टैंक रिश्तेदार थे? नहीं रिश्तेदार नहीं। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਿੰਦਾ ਜੀ। ठीक है, पैसा उसको काफ़ी आई, ये सिर्फ पैसे ते लालच चाह के सुबह 1,25,000 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती। अगर आज के दौर में हम देखें तो 1,25,000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। 1,25,000 से कुछ भी नहीं आता। तो 1,25,000 के लिए इस हद पे गुजर गया वो शख्स कि उसको एक कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद भी इतना जुल्म किया कि मतलब उसको जलाया गया, उसको फिर वो मतलब बग़ैर कफन दफन के, बग़ैर नमाज जनाजा के दफना दिया गया। फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे वो गिल्ट, जिस तरह से उसने आके फिर आपको बताया, किस तरह आपको पता कैसे चला? असन 3-4 दिन पता नहीं चला। 3-4 दिन बाद हम बाबी फ़ोन किया है, उस दसे इस तरह भाई नहीं आता। अच्छा। अक्सर वो बाहर कारोबार ही सिलसिले बाहर चला जाता। वाल अस 3-4 दिन बाद अस छानबीन की बहावलपुर चौक थे, बहावलपुर चौक पे ना मेरा भाई हाजी जमल ते अमीर उमर
ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਫਲ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਕੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੈਫਲ ਮਸ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ मैं सैफुल मशहूर को कत्ल कर मतलब उसने वहाँ खुद बता दिया खुद बताया। अच्छा मैंने उसको कत्ल किया है और उसको मशरिक वाली दीवार अंदर ही दफन कर देता है। अच्छा ठीक है, उसी ने बताया। जी तो नाज़रीन, सैफुल माशूक कत्ल केस की अगर बात करें तो वो जो जुल्म हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उनके एक और बहनोई भी हैं और कज़न भी हैं, मतलब कज़न भाई होता है, बचपन से एक दूसरे को जानते होते हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर सैफुल माशूक कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन। शौकत साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है कि सैफुल माशूक जब आपका कज़न था तो आप बचपन से उसे जानते होंगे, किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा शख्स था? शख्स तो बहुत अच्छा था अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था, जितनी तारीफ़ करें वो कम है। कितने बच्चे थे सैफुल माशूक? उसके 4 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो वो बच्चे मतलब आज मतलब 2 साल हो गए उनका बाप इस दुनिया से चला गया, तो सफ़र तो करते होंगे, वो याद तो करते होंगे बच्चे अपने बाप को? बिल्कुल याद भी करते हैं, रोते भी हैं और छुप छुप कर रोते हैं, सामने रोते भी नहीं हैं। जो वो मतलब आप उसके बहनोई हैं तो एक हमेशा ताल्लुक़ भी रहा, फिर जब ये सारा इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी क़यामत आपके ये घर पर गुजरी तो क्या मामलात हुए, क्या लगा कि कहाँ क्या गलती हुई सैफुल माशूक से, कहाँ गलती हुई कि जिसकी वजह से ये सब कुछ देखना पड़ा? सानू तो तकरीबन 2 सालों में जाके कोई समझ भी नहीं आई भी ये होया क्यों है और किस वजह से हुआ है। अज तक सानू इस चीज़ की समझ ही नहीं लगी। असा एक गुजारिश करें और रिक्वेस्ट करें कि सानू ये तो पता लग वजे ना साढ़े सैफुल माशूक का ये जुर्म आई, इस जुर्म की उन्होंने सज़ा मिली है, सानू तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। अज तक 2 सालों में सानू ये खबर नहीं मिली भाई उन्होंने वाक़या होया क्यों है। अच्छा, उसकी उसमें वालदा वालिद दोनों हयात हैं? वालदा साहबा दिन गुजार रही है। अच्छा, 24 घंटे परेशान, टेंशन। याद तो आती होगी, एक जवान बेटा था। और वालिद साहब उसका जो है ना सदमे से उसकी डेथ हो गई है, तकरीबन मेरा ख्याल है साल हो गया उसको। मतलब ये सैफुल माशूक का वो जो गम था वो बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर सके, उसकी डेथ हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, रियासत से क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम डिमांड तो यही करते हैं कि गरीब आदमी हैं, वो भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी और क्या मांगते हैं हम। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक मज़लूम घराना, एक मज़लूम ख़ानदान वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत से एक ही फरियाद करता है और उसकी एक ही डिमांड जो कि वो हक़ रखता है, वो उसका राइट है कि वो ये कहता है कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसका तलाफ़ी तो किसी तरीके से नहीं हो सकती, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाकर वो एक मरहम लगेगा, दूसरा मुआशरे के लिए इबरत का निशान बनेगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, सैफुल माशूक कत्ल केस की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उनके चचाज़ाद भाई हैं, उनके दोस्त हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। सर, क्या कहेंगे, क्या मामला था, ज़रा तफसील से बताइएगा ताकि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी और उन इदारों को भी समझने में आसानी हो जो इंसाफ फराहम करते हैं। सर, वो आदमी कारोबारी था, अपने काम पे मस्त रहता था। वो जो है ना घर से जो है ना वो यानी लापता हो गया। 4 दिन बाद हमें पता चला भाई फैसल माशूक जो है ना घर में नहीं आ रहा। फिर हमने उसकी जो है ना उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर जो है ना हम एक दिन जो है ना यहाँ रोड पे जा रहे थे और मैं था और एक अमीर उमर था। मैं उस लड़के को नहीं जानता था, अमीर उमर जो है उस लड़के को जानता था। वो हमारे बैग से 7 क्रॉस हुआ भागपुर बाईपास पे। ठीक है। उसने आवाज़ दी अमीर उमर ने, भाई यार अभी तेरा वो दोस्त नहीं मिल रहा इतने दिन से। उसने गाड़ी रोक दी, उसने सब कुछ बता दिया। अच्छा, मतलब खुद ही उसने उसी वक्त जी उसने खुद बताया। अच्छा, फिर जो है ना हम परेशान हो गए। मतलब आपको यकीन आ गया कि मतलब कि शख्स जी वो नहीं, वो उसने बताया ना, खुद बताया ना। अच्छा। फिर हम जो है ना उसी वक्त वो भाई मेरे भी तलाश में थे। और हम जो है ना बिहारी चौक बाईपास पे पहुंचे, वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने बोला हम वहाँ इस जगह पे बैठे हैं। हम उधर गए, हमने पूरी हकीकत उनको बताई। फिर हम वहाँ शाह शाम थाने पे चले गए
उनको दरख्वास्त दी, फिर थाना जो है ना वो पुलिस वाले हमारी बहुत हेल्प भी की, वो साथ गए और वहाँ से कब्र कुशाई की, जिस जगह उन्होंने बताया था उधर जो है ना वो लाश बरामद हुई है, गली सड़ी बदबूदार लाश थी। क्योंकि जब वो उसको मतलब ना गुसल दिया गया, फिर नहीं, वो कुछ नहीं, मतलब जला दिया गया, जी, तो जी, ऐसे ही होगा, मतलब उसको तो शनाख्त के काबिल भी नहीं थी पुलिस ने, अगर डीएनए सिर्फ पाँव की शनाख्त हुई थी मेरे, ठीक है, जो उन्होंने पकड़ के ड्रम में जलाए हुए थे, वो पाँव बचे हुए थे, उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, अब वो दर पे दर ठोकरे खा रहे आपने उसको कुछ से पूछा नहीं उस दरिंदे से कि मतलब तुमने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर तो लिया? सर फिर कार्रवाई पुलिस की हो गई थी ना, पुलिस वाले ने पूछना था ना भाई, उसके ऊपर पहले 18 मुकदमे हैं। अच्छा, वो जो है ना कम उम्री में जो है ना वो आज़ाद पे रहा, अब फिर वो आज़ाद छूट गया वो फिर हमें कचहरी में हमें जो है ना एक दिन खड़े थे, वो छूट गया था, उसने जो दाढ़ी पे हाथ मारा हमें, मैं आगे मैं मिलूंगा आपको। जी तो नाज़रीन, सैफुल माशूक के इस वक्त भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़फ़र इकबाल है। ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे ये जो आपके भाई के साथ ये दरिंदगी का वाक़या हुआ, ये जो जुल्म हुआ, ये बल्कि जुल्म कबीरा जो हुआ, आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ? सारे क्यों तो पता तो साकू को नहीं, ये तो पुलिस का काम है। पहले नंबर ते तुहाडी मेहरबानी कि तुसां साडी आवाज़ मीडिया यानी साढ़े नाल तावन करेंदा पई है, साडी आवाज़ अग्गे पहुँचाइंदा पई है। साढ़े वास्ते बहुत वड्डा सदमा आई है, कोई छोटा जिहा नहीं, बहुत वड्डा कतल है, बहुत वड्डी दरिंदगी है। तो वो तकरीबन 4 दिन तो लाश ही साकू नहीं मिली, तो जेड़ा जुल्म उस बंदे कीता है वो अल्लाह माफ़ करे, वीडियो मौजूद है तो सा देखो, बल्कि दुनिया ने दिखाओ कि उस बंदे कितना जुल्म किया है। मतलब उसने वो वीडियो भी खुद दी ला जी, करके जी। मैंने ये किया है। वीडियो उस खुद बनाई है, उस बड़ी तसल्ली नाल काम करने दरी है, जिवें मालूम होंदा भी वो आम बच्चे ना अपने यो करेंदा खड़ा है। तो उस वहाँ कोई करीब में कोई इधर उधर कोई दुकान नहीं थी, कोई कुछ सारा- नहीं थी, किसी ने कोई जोर वो जो शोर शराबा हुआ होगा, लाजमी सी बात है, एक जीते जागते इंसान पे इतना तशद्दुद किया जाएगा तो वो चीखा भी होगा, चिल्लाया भी होगा, किसी को मदद के लिए बुलाया होगा, तो किसी ने नहीं कुछ सुना। सारो जेड़ी वर्कशॉप है ना उनदी वो तकरीबन 2 ਤੋਂ 3 कनाल विच है, अच्छा उनके अंदरों बाहर कुछ ही को नहीं, कोई आबादी को नहीं। अच्छा, ते उस तवालों का जो दफ्तर आई पिया वो इसे कमरे नुमा आई बंद दफ्तर आई पिया, वो नशर दे के मतलब एक खुली जगह है, और खुली जगह में भी आगे जाके कोने में एक मतलब कमरा सा है, कमरा जहाँ है, जिसे छोटे जिहा दफ्तर दफ्तर कह आई रहे हैं। पिया, दफ्तर टैप होन यानी उस दे विच उस उनदे नाल इंतहाई दर्जे ते जुल्म कीते रखे, किसी ਨੂੰ कोई पता ही को नहीं। 4 दिन ताईं पता नहीं लगा, वो तो चौथे दिन बस वो मतलब नसीब अगर वो साडो- खुद आके ना बताता जी, तो जी, आपको जी, तब जी। भी पता ना नहीं, चलता, नहीं, 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 क्योंकि उससे पहले आप पुलिस के पास भी नहीं आए थे कि हमारा भाई 4 दिन से 5 दिन से लापता है, कोई पता नहीं है। ਉਹ ਸਾਰੂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕरेंਦੇ ਨੇ, ਆਦਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ੂਕ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸੰਗੌਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹਿ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕरेंदा क्योंकि उसके नेचर ऑफ जॉब भी इस किस्म की थी, उसका काम इस किस्म का था कि वो पहले भी 4 से 5 जी, दिन जी, हफ्ते जी, का हफ्ता घर से कारोबार- बाहर रहा करता जी, था, जी, जी, हफ्ते जी। बाद घर चला जाता था, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं परेशानी हुई नहीं, कि मतलब आ जाएगा। आ जाएगा। लेकिन जब 4-5 दिन गुजर गए तो फिर एक परेशानी लाहक हुई, तो फिर आपने जब पता वो आदमी आगे खुद बताता है कि मैंने ऐसा कर दिया, जी 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 बिल्कुल। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, असा गरीब बंदे हैं, असा क्या नाल के टक्कर लै सकते हैं, तो वाल साढ़े नाल खैर कोऑपरेट किते ना पुलिस वाले ही, ठीक है। ते मजीद हुण जेड़ा बंदा पकड़ा पिए हम्म, अल्लाह खैर करे सी भी साढ़े नाल ताउन करे सन तो क्या पता सबको इंसाफ मिल वने, लेकिन असा गरीब बंदे उन्हें नाल लड़ तो नहीं सकते, ना कानून नाल भी लड़ सकते, ना सा कुछ इतने पढ़े लिखे क्या कर सकते हैं। नहीं तो आप पे कोई प्रेशर भी डाला गया जब मतलब आपके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, मुलजिम जुडिशल हो गया, तो आप पे कोई प्रेशर डाला गया कि कोई हमारे साथ माफ़ी तलाफ़ी कोई कसास देते हैं, कोई किसी किस्म की कोई इस किस्म की कोई पंचायत लगाई गई है आपके साथ? नहीं नहीं वो दड़ल्ले नाल जल्ले वो वहंदे ना कचहरी च पेशी ते वो दड़ल्ले नाल कटहरे च आके खड़दे, बल्कि घूरियां दे दे इन्हां नूं, अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਦੇ ਜੇ ਵੈਦਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਰੀਏ ਦੇ ਦੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਈ ਸ਼ੈ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਜਰਮ नहीं हो। मतलब वो रियासत से ज़्यादा खुद को जी ताकतवर जी जी समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि जब आपके फौरी तौर पे मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, ठीक है, वो जो दूसरा मुलजिम होता है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और आखिरकार 2 साल बाद पुलिस जी। तीसरे मुलजिम को भी गिरफ़्तार करने में जी जी कामयाब हो मेहरबानी चुकी है। पुलिस दी जी बिल्कुल। तो अब आप रियासत से क्या चाहते हैं? असां सही वज़ीर आला मरियम नवाज साहब ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ करे सूं कि साडे केस ते तवज्जो दिवावन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਪਈ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆਪ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਪਈ ਉਹ ਮਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही उनकी जमानत हो वने तो साढ़े वास्ते परेशानी है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक कत्ल ऊपर से उस पर भी जुल्म कि उस कत्ल के बाद उसको जला दिया गया और जला देने के बाद उसको यूं ही दफना दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ एक सुकून कहा जाता है कि जब मैयत को हम खुद अपने हाथ से गुस्ल देते हैं उसकी जो आखिरी रस्मात होती हैं वो कफन दफन करके जब हम खुद जाके दफना के आते हैं तो शायद कोई सब्र आ जाता है कोई सुकून आ जाता है लेकिन उस जालिम दरिंदे ने इस सारे मामले को भी इन लोगों से इस मज़लूम ख़ानदान से वो हक़ भी इनसे छीन लिया। देखते रहिए मुजरिम कौन। नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी केस में जो इंतहाई अहम शख्सियत होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस के तफ्तीशी ही होते हैं। तो मुश्ताक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं आखिर जैसे ही पुलिस को इत्तला मिलती है पुलिस इस केस पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और फिर सारे जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हैं वो क्या आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक साहब क्या कहेंगे कि ये सारा मामला क्या था मतलब एक जगह जहां हम देखते हैं कत्ल और उसके बाद फिर वो जो बर्बरियत देखी गई जो मतलब वो सुनी गई वो कहीं भी इस तरह की इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती और दूसरी तरफ से पता चलता है कि वो दोस्त था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है कि ये अली रज़ा नामी लड़का जो मोहम्मद अली और अली रज़ा ये और मकतूल आपस में दोस्त थे और एक साथ इनका रहना सहना था कारोबार और वर्कशॉप के हवाले से तो इनके दरमियान किसी बात का ऐसा इख्तलाफ हुआ कोई ऐसी खुफिया चीज़ थी चूँकि जो उनमें से एक फरीक था वो बेचारा अचानक कत्ल हो गया और जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आईं वो मुल्ज़िम के बयान पे ही हमें इक्तफ़ा करना पड़ा कि ये हमारा जो मोटरसाइकिल और कुछ नकद रकम और इस तरह के कुछ मामलात के इख्तलाफ की वजह से इतना तो आज तक जहन ये मानने को तैयार नहीं है कि इस कदर वहशियाना अंदाज से उसका कत्ल किया गया और उसको कत्ल करके उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। तो उसमें बाद औक़ात लगता है कि मामूली मामले के बाद ये कातिल जो होता है वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है और वो फिर ऐसे इक़दाम करता है कि शायद मैं इस तरह को ऐसे जला दूँ शायद ये शनाख्त ना हो मुख्तलिफ अपने बुखलाए हुए जहन की वजह से वो वारदात को संगीन से संगीन रंग देते आए क्रिमिनल लोग। लेकिन इस तरह जिस तरीके से ये लग रहा है जिस तरह आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में आया कि उसे वो मोटरसाइकिल चाहिए थी या 1,25,000 रुपये चाहिए थी लेकिन जहन उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि जिस तरीके से वो बर्बरियत की गई जिस तरीके से वो दरिंदगी की गई कि एक शख्स को आपने कत्ल कर दिया और फिर आप उससे भी पहले अगर कत्ल से पहले देखें तो बेतहाशा तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद भी कातिल वहाँ नहीं रुका और बल्कि उसे एक ड्रम में डाल के आग लगा दी गई और उसके बाद उसे बेयारो मददगार दफन कर दिया गया। तो कैसे मतलब आप मान सकते हैं इस सारी चीज़ को कि जैसे ये कह रहा है वैसा ही सब कुछ है? नहीं उसके दोनों रुख हैं जिस जो ज़्यादा ताकतवर और तक़वियत जिस चीज़ को है हमारे जहन में इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि कोई उसका जहन में मखसूस कोई इंतकाम था जो वो ले रहा था मकतूल से। तो बाकी जो ज़हरी हालात थे वो तो मोटरसाइकिल और नकद रकम और मुद्दई के बयान और उन चीज़ों से और उनके दोस्तों से जो पूछगछ की गई ज़ाहिरन तो यही है लेकिन उसके इक़दाम से जो हमारा जो एक आइडिया है वो ये है कि वो कोई खुफिया उनके दरमियान ऐसा इंतकाम बकाया था जो कातिल ले रहा था। अच्छा मुश्ताक साहब क्या कहेंगे मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एक वो सफ़ाए मिसल तरतीब देता है और उस सफ़ाए मिसल पर जो मुअज़्ज़िज़ अदालतें होती हैं फाजिल जजेस होते हैं वो सज़ा और जज़ा तयन करते हैं। तो क्या कहेंगे जो आपने सफ़ाए मिसल पर लिखा वो कितना मजबूत था? देखो जी दस्तयाब एविडेंस में से किसी चीज़ को अनटच नहीं छोड़ा गया कोई चीज़ ऐसी मख्फी नहीं रखी गई हर चीज़ को बड़ी दयानतदारी से साबका आईओज़ ने अली रज़ा के ख़िलाफ़ जो है ना जो मुकदमा
कायम किया और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इंशाअल्लाह उसकी इसमें वो कातिल सज़ा ही होगा, लेकिन बेल आउट होने का जो है ना कानूनी जो उनको हकूक़ हासिल हैं उनकी वजह से उसकी जो है ना आर्जी बेल हुई है। इंशाअल्लाह देखना कि ये कत्ल का मुश्ताक साहब, मतलब यहाँ मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है कि एक ऐसा जुर्म, मतलब जिसे हम हीनियस क्राइम कहते हैं, और सिर्फ कत्ल ही नहीं, कत्ल के बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ के जो सुनता है, जो देखता है, वो एक दफ़ा बिल्कुल हैरान परेशान रह जाता है कि हम किस माशरे में जी रहे हैं। तो उसके बाद मतलब अदालत अगर एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे दरिंदा नुमा शख्स को, जिसे शायद शख्स कहना ही मतलब एक किसी शख्स की ज़्यादती होगी, तो उसको ऐसे बेल आउट कैसे कर सकती है? देखिए, बेल के मुख्तलिफ जो है ना हमारे जो रकेती राहगनी और इसमें इसके और जो 376 70 और ये 302 है, हर केस का ना लीगली लिहाज से एक पीरियड है और उसके बाद उसकी बेल का कोई जो है ना उसको राइट हासिल है। तो इस तरह की जब तो कवानीन में आगे तरमीम आएंगी तो ये जो है ना जो सोसाइटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्रिमिनल्स की जो मिलने वाली इन रियायतों या जो है ना इन चीज़ों को जो उनको बेनिफिट मिल रहा है उसके अगेंस्ट ये CCD और ये चीज़ें जो है ना इंतज़ामिया और हुकूमत ने और जो है ना अफसरान ने ये मिल के बनाई हैं कि जो हद से ज़्यादा मुआशरे के लिए ख़तरनाक लोग हैं, फिर जो है ना उनके लिए ऐसे काउंटर टेररिज्म जो है ना डिपार्टमेंट तरतीब दिए गए हैं जिससे चलो सोसाइटी के ख़िलाफ़ इनका जारहाना मूड को रोका जाए और इसका सद्देबाब किया जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने सब कुछ बताया और वो बता रहे हैं कि मतलब अगर पुलिस की बात की जाए तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिसे शामिल सफ़ाई मिसल पर नहीं तहरीर कर दिया गया, और उसके बावजूद अगर आज वो शख्स बेल आउट हो चुका है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया कि एक अपने दोस्त को एक इंतहाई बेरहमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद आहनी राड से मतलब वार करके उसे कत्ल कर दिया गया, और फिर वो वहीं नहीं रुका, उसके बाद उसने उस लाश को एक ड्रम में डालता है और आग लगा देता है ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके, और उसके बाद उसको दफन कर देता है। लेकिन 4-5 दिन के बाद ही वो जाता है और बताता है कि ऐसा मैंने किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसने मतलब रियासत के लिए खुला चैलेंज छोड़ा है कि अगर आज हम ऐसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने के लिए हम तैयार रहें। उस चला गया वाल ना आए वाल 3-4 साढ़े दे रहे थे 3-4 उस आख्या भी मेरे को गलती थी ये मैं 20-21 की रात नूं सारी दा वार करके ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ मैं अपने दोस्तों ने लाया तो सर माफ़ी ला लो। तो मतलब वो आपसे माफ़ी मांगने आया कि मतलब हमें माफ़ कर दिया जाए, मतलब हम इतना बड़ा जुल्म कर चुके हैं, मैंने उसको कत्ल भी किया, उस पर तशद्दुद भी किया, उसके बाद उसको जलाया भी, उसको दफना भी दिया, मतलब सब कुछ मैंने किया और अब मुझे माफ़ कर दिया। सर जी इतना दरिंदा है जो 16 मुकदमे पहले भी हैं। अच्छा 16 FIR मैं अपनी मिशल दे विच ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਹਦੀ 16 FIR ਕਢਾਈਆਂ लेकिन इतना दरिंदा है उस कत्ल करके 3-4 दिन बाद ही उत्थे उसे वारशाह विच सामान गायब करने रही है बेचेंदा रही है। तो वो जब ये आपके पास आता है तो फिर आपने मतलब पुलिस को बुलाते हैं, अरेस्ट करवाते हैं? हाँ जी हाँ, फिर हमने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, अब ये सारा जब मामला होता है तो जब आप पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया? हाँ जी कोऑपरेट किया। ठीक है, मतलब उसकी जाके वो जो डेड बॉडी जी थी उसको रिकवर करने में भी जी, फिर उसका बहुत ताउन किया, पोस्टमार्टम DNA हुआ, सारे मामला, और उसके बाद जो आपके 3 मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार भी किया पुलिस? इनमें 2 गिरफ्तार हुए, वसीम नहीं थी, वसीम आज तक नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी वसीम हूँ गिरफ्तार। अब पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार जी असन वाली इश्तिहारी करा दी था। तो अब क्या कहेंगे पुलिस के लिए, क्या कहेंगे पुलिस के बारे में, क्या कहेंगे? पुलिस सारे बड़ा DPO साहब ने बड़ा ताउन किया। ठीक है, असें एक दफ़ा DPO साहब ने दरखास्त दी है वजह अली रजा पकड़ी जाए वाला सा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने साढ़े थान शासन असी बहुत सारे ताउन किया तो DPO साहब ने बड़ा ताउन किया। क्या कहना चाहेंगे रियासत से? साजी असा रिक्वेस्ट करे सो इस दरिंदे ना छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे तो 16 मुकदमे अच्छा वो ढके हुए आई
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਜੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆਈ ਤੇ 16 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक मज़लूम ख़ानदान, और मज़लूम ख़ानदान भी वो ख़ानदान के जिसके साथ ऐसा जुल्म हुआ हो कि शायद जब तक उनकी ज़िंदगी है वो इस जुल्म को भुला नहीं सकते। आज वो हाथ जोड़कर रियासत से यही अपील करते हैं कि खुदारा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर इंसाफ मिल जाए और बर वक्त इंसाफ मिल जाए तो शायद उस ज़ख़म पे कुछ मरहम ज़रूर लग सकता है, जिसकी वजह से कुछ ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। देखते रहिए मुजरिम को। अच्छा, मतलब आज भी वो धमकियां भी देता है, मतलब इतने बड़े जुल्म के बाद वो धमकी दे रही है। मैंने देखा है, मेरे भाइयों ने नहीं देखा कचहरी में। वो बहुत जालिम दरिंदा इंसान है। क्या लगता है आपको कि मतलब आज वो किस तरीके से क्यों जमानत पे फिर रहा है, ऐसा क्या क्या पता हुआ? सर, ये हुकूमत की जायज़ में सर, हम तो गरीब आदमी आ गया, अफोर्ड नहीं कर रहे। उसके अम्मी की छोटी सी दुकान है, वो दुकान का सर्कट चला के अपना पेट पाल दिए। 10-15 हज़ार रुपये का 20,000 रुपये का सामान पड़ा होगा, वो जो उससे सर्कट अपने घर का सर्कट चला रही है। क्या अपील करना चाहेंगे आप रियासत से? सर उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसका जो वर्कशॉप में माल पड़ा था वो सब उन्होंने लोड करके वो उन्होंने बेच दिया है, सारा माल बेच दिया है। तो जो है ना फिर हमने उठवा के थाने में जो है ना ये वसीम जो है लड़का यहाँ खड़ा है, ये शामिल था। अब उसके जो बच्चों का गुजर बसर है जी, वो जी। किस तरीके से होता है? बस कभी कोई खर्चे देते हैं, बस मिलजुल के जो है ना मिलजुल के गुजारा कर रहे हैं सर। मतलब जो खानदान के दूसरे लोग हैं, जी, जी, हेल्प- जो साहिब हेल्प सरबत कर- लोग हैं, वो मदद करते हैं हेल्प तो जी, घर जी, चलता है। जी जी हेल्प कर रहे हैं सर। सही। जी तो अब आप रियासत से क्या चाहते हैं? सही, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ रियासत के लिए बहुत सारे सवालात हैं कि अक्सर देखने में आता है कि इतने बड़े क्राइम में, मतलब कत्ल की अगर बात की जाए तो वो हीनियस क्राइम में आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कत्ल नहीं है, यहाँ पहले तशद्दुद है, फिर बंदे को मार दिया जाता है और उसके बाद मारने के बाद भी कातिल वहाँ नहीं रुकता, बल्कि उसको एक ड्रम में डाल के जला दिया जाता है। जलाने के बाद वो किसी को इत्ला नहीं देता, बल्कि वहीं एक गड़ा खोदता है और उसमें उसको दफन कर देता है। फिर वो 4-5 दिन बाद पता नहीं वल्लाह आलम उसके दिल में क्या आया, क्या कोई गिल्ट था, क्या था, या फिर वो कॉन्फिडेंस कि यहाँ रहते हुए कुछ नहीं हो सकता, वो खुद जाके बताता है कि मुझसे गलती हो गई और मैंने तुम्हारे भाई को, तुम्हारे रिश्तेदार को यूँ कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसे पुलिस गिरफ़्तार करती है, पुलिस गिरफ़्तार करने के बाद उसे जुडिशल कर देती है, अदालतें फ़ैसला सुना देती हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालतों पर कि एक ऐसा मुलजिम है, क्योंकि मैं उसे मुलजिम के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसी वजूहात हो जाती हैं कि जहाँ हम अगर उसे मुजरिम कह दें तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि जब तक अदालत उसे मुजरिम नहीं कहेगी मैं और आप नहीं कह सकते। तो एक ऐसा मुलजिम अगर इस मुआशरे में दंदनाता फिर रहा है तो मेरा ख्याल है अदालतों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। जी तो नाज़रीन, सैफुल माशूक कत्ल केस में इस वक्त सैफुल माशूक के भांजे मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो अपने मामू के बारे में क्या कहेंगे, वो अपने मामू के बारे में किस तरीके से एक डिस्क्राइब करेंगे उसकी पर्सनैलिटी, कि आखिर उसका मामू कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर उमर। अमीर उमर, क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। तो मतलब 2 साल पहले आपके मामू का इंतकाल हो जाता है, तो 23 साल आपने अपने मामू के साथ गुजारे होंगे, जी। वहाँ जाते होंगे, एक मामू भांजे का वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार होता है। किस तरह से वो शख्स था जो कि बहुत आज अच्छे इस इंसान दुनिया में थे। नहीं है? बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, तो मतलब वो बचपन की एक कुर्बत याद होगी, मतलब उन्होंने प्यार भी किया होगा, जी। कभी कोई गिफ्ट भी ला के दिया होगा, जी वो एक लाड प्यार जो होता है मामू भांजे का, वो सब आपने देखा। जी। जब ये सारा वाक़या होता है, आप लोगों को इतला मिलती है, तो वो आपके घर पर, क्योंकि जब वो आप भांजे हैं तो आपकी वालदा उनकी बहन थी, जी। तो वो कैसा सदमा था? हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, अब देखो कि मुलजिम बाहर फिर रहे हैं, हम वहाँ कचहरी जाते हैं, वो हमें धमकियाँ भी लगाते हैं, हम्म, और जो माल बरामद हुए थे वो भी हमारे थाने में पड़े हैं, अभी हमें तक कुछ नहीं मिला। हम्म, और एक मुलजिम को पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास भी बहुत कुछ है। हम्म, तो हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम्म। ठीक है।
اچھا، جب اگر بات کی جائے کہ 4 سے 5 دن کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب آپ کے ماموں کا اس طریقے سے ایک شخص نے قتل کر دیا ہے، آپ آتے ہیں پولیس کے پاس، پولیس فوری طور پہ رسپونڈ کرتی ہے، وہ ڈیڈ باڈی کو ریکور کرتی ہے، اس کا ڈی این اے کرایا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، تو پولیس نے تو فوری طور پہ ایک رسپونڈ کیا، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب آپ کا ایک ملزم، پھر دوسرے ملزم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، ایک تیسرا جو کہ اشتہاری ہو جاتا ہے، لیکن آج مطلب وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے، تو مطمئن نہیں لگتے پولیس کی ساری کارکردگی سے؟ نہیں، پولیس سے تو ہم مطمئن ہے، لیکن ابھی یہ 2 سال بعد پکڑا گیا ہے، تو شروع سے ہم نے اس کا نام تو لکھوایا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک پکڑا ہوا تھا، ایک کو انہوں نے چھوڑ دیا، اب یہ تیسرا پکڑا گیا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا ریمانڈ لیا جائے، اس سے بھی کچھ کھلوایا جائے، اس کے اندر کیا ہے کہ کس وجہ سے مارا انہوں نے۔ نہیں، جب وہ خود گرفتار ہوا تھا تو وہ کیا کہتا تھا کیوں مار دیا میں نے اسے؟ اس نے کہا تھا میں نے موٹر سائیکل اور پیسوں کے لالچ میں مارا ہے اسے۔ نہیں تو موٹر سائیکل، ساری دنیا کو پتہ ہے موٹر سائیکل اگر اس کی ہے تو میں کتنے دن چلا سکوں گا؟ آخرکار مطلب وہ ایف آئی آر ہوگی، کچھ ہوگی، پولیس اریسٹ کر لے گی، اس کو ریکور بھی کر لے گی۔ تو کوئی اتنا جاہل آدمی تھا، اتنا بیوقوف آدمی تھا کہ اسے مطلب لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا میرے خلاف، یا کوئی بہت زیادہ شاطر آدمی تھا؟ تو اس کے لیے تو یہ عام کام ہے نا، اس کے اوپر 16 ایف آئی آر تو پہلے بھی ہیں، وہ یہ کام پہلے سے بھی کر رہا تھا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ جب سزاؤں میں کمی ہوگی تو وہاں جو نیگیٹو تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پرموٹ ہوں گے، انہیں لگے گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی کر لیں۔ تو یہاں تھوڑا سا ایک عنصر وہ آتا ہے کہ اگر اس شخص پہ 16، 17 یا 18 ایف آئی آرز پہلے ہی موجود ہیں تو اسے پہلے ہی کیوں نہیں سزا دے دی گئی کہ اس کو مطلب آزاد چھوڑا گیا، ہر دفعہ اسے رعایت ملتی گئی کہ ان دا اینڈ اس نے اتنا بڑا ہینیس کرائم کر دیا کہ وہ قتل کی واردات تک پہنچ گیا، اور صرف قتل کرنے کے بعد بھی جس طریقے سے یہ اس کے لواحقین بتا رہے ہیں کہ وہ کچہری میں آج بھی بڑا اطمینان سے، بلکہ وہ ان کو گھورتا ہے، ان کو آج بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو وہ بیسکلی وہ ان کو نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ ریاست کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، وہ خود کو ریاست سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہاں میرا خیال ہے کہ ریاست کو اپنا آپ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کا وہ جو آہنی ہاتھ ہوتے ہیں جسے ریاست کے مطلب سب سے بڑی ملکیت سمجھا جاتا ہے کہ جہاں چاہے ریاست وہ اپنے آہنی ہاتھ استعمال کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کیس میں ریاست کو وہ اپنے آہنی ہاتھ دکھانے چاہیے۔ جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں انظر سکھیرا صاحب، جو کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ شاہ شمس کے، تو انہی سے جانتے ہیں آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا اور اس کی کیا حقیقت کیا ہے، پولیس کو کس طریقے سے اطلاع ملتی ہے اور پولیس اس کیس پہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے کہ اپنے قیمتی وقت سے روہی ٹی وی کو وقت دیا۔ انظر صاحب کیا معاملہ تھا، مطلب ایک دل ہلا دینے والا، دل دہلا دینے والا واقعہ جو مطلب رپورٹ ہوتا ہے کہ مطلب ایک جلی ہوئی لاش اور وہ بھی کئی دن بعد برآمد ہوتی ہے، تو سارا مطلب آپ کو کس طریقے سے اطلاع ملتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پولیس کو 27 مئی 2024 میں ایک محمد سجاد ولد محمد صادق ہیں، وہ پولیس کو اطلاع دیتے کہ ان کے بہنوئی جو ہیں وہ 20 مئی 2024 کو گھر سے، جو کہ انہوں نے آئی ٹانکر کی ورک شاپ بنائی ہوئی ہے پل عاشق آباد پر، وہ وہاں گئے ہیں صبح پیسے لے کر اپنی شاپ پر، لیکن وہ 6-7 دن ہو گئے واپس بھی نہیں آئے۔ تو آج ہم وہاڑی چوک پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہاں پر ان کو اور رشتہ داروں نے آ کے حال دیا ہے کہ ایک ہے محمد علی ولد عبدالحمید، وہ ان سے ملا ہے، اس نے انہیں بتایا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے سیف المعشوق کو قتل کر دیا ہے لالچ میں آ کر، اور اس کی لاش کو جلا دیا ہے اور اس کو ورک شاپ کی مشرقی دیوار کے ساتھ جا کے دفنا دیا ہے۔ اچھا تو سب ایک ہفتے کا وقت گزر جاتا ہے اور مطلب جو مدعی، جو آج کے مدعی ہیں، وہ اس کو کوئی کمپلینٹ نہیں لکھوانے آتے کہ ہمارا مطلب بہنوئی گم شدہ ہے، مل نہیں رہا، کوئی اغوا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں تھا؟ بالکل ایسی بات ہے۔ بیسکلی وہ اس کی جو ورک شاپ تھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی، تو اس کی بیسکلی روٹین یہ ہوتی تھی کہ کچھ دن ٹھہر کے ہی جاتا تھا، مسلسل وہ روز گھر نہیں جاتا تھا، اس کی ڈیلی روٹین، کاروباری شخص تھا، بعض وہ کہتے ہیں 4-5 دن کے بعد بھی گھر جاتا تھا، جس وجہ سے ان کو ڈاؤٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہاں مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ساری بات چیت ہوتی ہے؟ وہ بات چیت یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو ایک تو اس کا بھائی تھا مدعی کا اجمل، اور اس کے رشتہ دار تھے امیر، وہ آئے ہیں، انہوں نے جو بتایا کہ ہمیں محمد علی ایکیوز نے کنفیس کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے قتل ہو گیا ہے، آپ جا کے لاش نکلوا لیں۔ تو
بیسیکلی اس کا جو مقتول تھا اس کی دوست تھی، اس کے ساتھ کوئی اس نے شک کیا کہ اس کے ساتھ رابطہ ہے، کچھ لالچ بھی آ گئی، کچھ رقابت بھی آ گئی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو ٹارچر کر کے مارا ہے۔ بعد میں اس نے انہیں کنفیس کیا، جس کی وجہ سے پولیس گئی ہے، موقع سے لاش برآمد کی ہے، اس کا ڈی این اے کرایا، ڈی این اے میچ ہوا لاش کے ساتھ، لاش تو بہت گلی سڑی حالت میں تھی۔ لازمی سی بات ہے، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اسے جلا دیا گیا، پھر ایک ہفتے بعد پتہ چل رہا ہے، پھر پولیس جا کے اس کو ریکور کرتی ہے، تو لاش کی تو واقعی حالت خراب ہو گئی۔ جی تو پھر اس کے بعد مطلب کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چلتے ہیں؟ اس کے بعد پولیس نے فوراً ہی کارروائی شروع کی، ان کے بیان کا فوراً ایف آئی آر درج کی، ملزمان کی گرفتاری کے ریڈ کیے گئے۔ تو جو ملزم نے بتایا تھا کہ جو ان کو بتایا تھا، مدعیان کو بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ 2 کس بندے اور بھی تھے، کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، کسی کو مارنا، گڑھا کھودنا، جلانا، یہ ایک بندے کا یہ ہیومن پرسیپشن یہ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس نے بھی یہی بیان دیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے فوری طور پر اس کے ریڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کو جولائی میں 13/7 کو اس کو گرفتار کیا اور علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو پیش کیا۔ پھر اس کی تفتیش ہوتی رہی ہے، جس میں اس نے کنفیس بھی کیا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ کچھ لالچ تھی کہ اس کے پاس سامان تھا جو کہ اس نے مفقہ کیا، پیسے، موٹر سائیکل، کچھ اس کے اوزار، اس کی آئل وغیرہ وہاں تھا، کافی چیزیں اس نے اٹھا کر بیچی ہیں۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا، جو کہ ایک سیمی تھا اور ایک وسیم جو کہ اس کا بھائی تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک کا اس نے بتایا کہ گھڑا کھودنے میں شامل تھا، دوسرے کا اس نے بتایا کہ جب وہ ٹارچر کر رہے تھے اس کو، بیسکلی تو اسے ایک ڈنڈے ایک آئنی راڈ سے مارا گیا ہے، تو اور پھر اسے ڈرم میں ڈال کے اسے آگ لگا دی گئی، اس کے بعد گھڑا کھود کے دفنایا گیا۔ پھر اس نے پھر بتایا کہ ویڈیو بنانے والا وسیم تھا اور جو گھڑا کھودنے والا سینی تھا اور خود ٹارچر کرنے والا تھا، اور جو وسیم ہے وہ پھٹا رکشہ بھی چلاتا ہے، اس نے اس سامان کو شفٹ کر کے بیچنے میں بھی شامل رہے، جو کہ پولیس نے بعد میں ریکور کی۔ اچھا حنظل صاحب، کیا مطلب جو شخص تھا مرنے والا شخص، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کام کرتا تھا، اس کی ایک ورک شاپ تھی آئل ٹینکرز کی، تو جو مارنے والا ہے وہ کیا کام کرتا تھا؟ کیا تعلق کیا تھا ان کا؟ تعلق تھا ان کا کاروباری تعلق تھا، پہلے بھی ملتے رہتے تھے، پہلے کاروباری تعلق تھا، دوستی کا بھی تعلق تھا، قریبی تعلق تھا ان کا۔ اس نے تو اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی کہ لاش ہی نہ ملے، لیکن جب جرم چھپانے کی کوشش کی جائے، قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو قتل چھپا نہیں ہے۔ اس نے تو بیسکلی چھپانے کی کوشش کی، لاش کو جلایا، لاش کو ان آئیڈینٹیفائڈ رہے اور دفن کیا تاکہ کسی کو ملے نہ، لیکن لاش مل گئی، قتل بھی ٹریس ہو گیا، اللہ کا شکر۔ اور وہ جو ایک سیمی نام کا شخص تھا، سیمی تھا، وہ بھی جوڈیشل ہو چکا ہے، وہ بھی جوڈیشل ہو چکا ہے۔ مطلب اب تینوں جو ملزمان ہیں جو کہ نومینیٹڈ آپ کے مطلب ملزمان ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، جس میں سے 2 آلریڈی جوڈیشل ہیں اور ایک آدمی اب کسی بھی وقت جوڈیشل ہو جائے گا۔ سر، کیا ایک میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ ایس ایچ او کی جوڈیکشن میں ایک بہت بڑی عوام آتی ہے، تو ایک اور جہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک کافی خلا موجود ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنی عوام کے لیے کیا ایک میسج چھوڑنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں میسج اس واردات کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گا کہ ایک لالچ، ایک رقابت آپ کو اس طرف لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، جہاں سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ لالچ سے گریز کرنا چاہیے۔ لالچ تھی جس نے ان 2 گھروں کو بہت نقصان کیا، ایک مقتول کا گھر کا نقصان کیا جن کی دنیا اجڑ گئی، اور جو قاتل ہے وہ بھی تو اب سزا ملے گی، اسے قرار واقعی سزا ملے گی۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ انظر سکھیرا صاحب کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کیس پر انویسٹیگیشن کی ہے اور صفحہ مثل پر جو کچھ لکھا ہے وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو فاضل عدالت ہے، جو ججز ہے، وہ واقعی ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دیں گے، جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں عبرت کا نشان بن سکے گا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو کہ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم شاطر ہیں، بہت زیادہ ہم چلاک ہیں، اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو بچ جائیں گے یا اس وجہ سے بچ جائیں گے، پوری پلاننگ کی جاتی ہے، لیکن جرم چھپتا نہیں ہے، دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان دا اینڈ آپ کٹہرے میں آتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔